रियर एडमिरल साहब, मुझे बताएं कि होमस का जो सिचुएशन है वहाँ पे क्या इसी तरह काम चलता रहेगा, या वहाँ पे जैसे ईरान कह रहा है कि जनाब जो भी शिप्स जाएंगे वो मुझे पे ऑफ करेंगे तो फिर वहाँ से गुजरेंगे, इन सो मेनी वर्ड्स, इसी किस्म की अरेंजमेंट है कोई। सो इसी तरह सिचुएशन रहेगी या इसमें चेंजेस आएंगी? लेकिन सेंटकॉम को ज़रा जहन में रखिएगा, सेंटकॉम का चीफ कह रहा है कि जनाब मजीद फोर्सेज भेजें आप पानी में अमेरिका को, और जनाब वहाँ पे रोबियो कह रहा है कि जनाब वहाँ से आप किसी ना किसी तरीके से इस वॉर में से निकलने की कोशिश करें, कोई विन विन सिचुएशन बना लें लेकिन निकले वहाँ से। बहुत शुक्रिया राना साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं इस बात को जोड़ूंगा जो आपने डॉक्टर हुमा बकाई का कोट है ना 6 महीने पुराना, जी जी, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा। तो अगर मैं आपको नवंबर 2025 में ले जाऊं जब यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज हुई थी और उसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट बयान किए गए, तो एक कोर इंटरेस्ट बड़े मज़े का है और वो इस इलाके से के मुतालिक है स्पेसिफिकली। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी हम किसी एडवर्सेरियल पावर को मिडिल ईस्ट के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स और यहाँ की वाटरवेज पे कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ओके, ठीक है जी, ठीक। तो ये बड़ा क्लियर उनकी इंटेंशन है। और ये जो हम कहते हैं ना कि यूएस ऐसे ही आ गया है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो उनका था जो उन्होंने नवंबर 2025 में बता दिया, ठीक है, उसमें वो आगे। अब वो आके तैयारी के साथ नहीं आए हैं या गलतफहमी में आए हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वाटरवेज, इंटरनेशनल वाटरवेज को हमने कंट्रोल करना है, किसी के हाथ में नहीं जाने देना। किसके हाथ में जा सकती थी एडवर्सेरियल पावर, तो उन्होंने डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप रीजनली देखें तो ईरान नजर आता था कि जो एडवर्सेरियल पावर था यूएस का, और ग्लोबली देखें तो चाइना, और दोनों को ही यहाँ से फायदा होता है। तो अगर यूएस इसको कंट्रोल करता है, एक तीर चलाता है, तो वो 2 शिकार करना चाहता था। ये अलग बात है कि वो तीर निशाने पे नहीं लग रहा। आप देखिए कि वेनेजुएला के बाद अगर यूएस यहाँ आके कार्रवाई करता है तो ये बड़ी लॉजिकल लगती है फॉर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ चाइना। तो मेरा ख्याल है कि यूएस आया तो इसी जोन में है कि जी मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना है, इस इलाके को कंट्रोल करना है, और मैंने चाइना को गलबा नहीं पाने देना, और ईरान क्योंकि एक हर्डल है तो उसको मैंने रिमूव करना है। और उसमें इजराइल का भी ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, खित्ते का भी ओवरऑल एक इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ईरान की जोग्राफ़ी उसको ये फेवर करती है कि वो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इन तीनों को डोमिनेट करे। ईरान का हमेशा से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नॉर्दर्न पोर्शन है वो मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरता है, तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन है और मेरे लॉ वहाँ पे लगने चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज जिसको कहते हैं, वो ये कहता है कि जितने भी इंटरनेशनल वाटरवेज हैं वो किसी मुल्क के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, वो ओपन टू एवरीबडी होने चाहिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए वहाँ। अच्छा, ईरान यूएन क्लॉज का सिग्नेटरी है लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ उसको। अच्छा, ओके। तो ईरान की और यूएन क्लॉज की ये एक टसल चलती रही है कि जी ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है और मेरी ज्यूरिसडिक्शन है। ये जो जंग है इसने बेसिकली उसको लेजिटिमाइज कर दिया है ईरान को, कि वो अब इस पे कंट्रोल हासिल करके, और अब वो ये कह रहा है कि मैं फ्यूचर में इसका कंट्रोल अपने पास रखूंगा और लेवी लगाऊंगा जो भी यहाँ से गुजरेगा, सो दैट विल एक्चुअली अर्न देम सो मच ऑफ रेवेन्यू, जिससे जो सैंक्शंस का इफेक्ट है वो ऑफसेट हो जाता है। सो दिस इज देयर स्ट्रेटजी बेसिकली। अमेरिका फिजिकली इसको खुलवा नहीं सकता, दे आर टेक्निकल रीजंस फॉर दैट। आप अगर प्रोग्राम में आगे कहेंगे तो मैं बता दूंगा। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि टू पुट प्रेशर ऑन ईरान टू एन एक्सटेंट जहां ईरान खुद ही कह दे कि जी मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहा हूं। अच्छा, दैट इज द ओनली वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी देखें, ईरान ये कहे कि जनाब मैं खोल रहा हूं, मेरा ख्याल है कि नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, क्योंकि ईरान की जो पोजीशन है वहां पे वो बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है। रियर एडमिरल साहब, मुझे एक बात बताएं, इतनी बड़ी ताकत, सोल सुपर पावर अमेरिका, ठीक है जी, देन वी हैव लाइक इजराइल, वेरी पावरफुल, ठीक है, दोनों की मिलिट्री पावर, और कहाँ पे ईरान, ठीक है, इनको अगर आप देखें, इनका कंपैरिजन किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जाके बात फंस जाएगी और वो दे विल लेट इट गो, अमेरिका एंड इजराइल विल लेट इट गो एंड विल ओवरलुक दिस थिंग कि जनाब ईरान हैज़ लाइक डन सो मेनी थिंग्स, या ईरान इज़ रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है रेड सी के अंदर, चाहे वो हूतीज़ कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, क्योंकि ईरान इज़ गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर जहन में रखें, एंड पुट योरसेल्फ इन इजरायली गाइज शूज़, तो वो इसको आराम से दे विल लेट इट गो। देखिए, एक तो जहाँ तक मिलिट्रीज की कंपैरिजन है ना, मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका आपको बताता हूँ कि अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री की बहुत पावर है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, ये सब चीज़ें हैं।
बट आई वुड अर्ज कि ये 20th सेंचुरी की वॉरफेयर के हिसाब से बड़ी मौजू है, लेकिन 21st सेंचुरी की वॉरफेयर के हिसाब से ये मौजू नहीं है। और इस जंग से पहले अगर आप देखें, ओपन सोर्स पे अवेलेबल है कि पेंटागन में ये बहस चल रही थी कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो 21st सेंचुरी वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है और हमें इसको रिशफल करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, आप आर्मीनिया अजरबैजान की जंग देखिए, आप रशिया यूक्रेन की जंग देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग देखिए, लो कॉस्ट नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर 21st सेंचुरी वॉरफेयर। आपके पास लो कॉस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू थ्रो इट टू योर एनिमी एट फार डिस्टेंसेस। तो कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है। ईरान को 47 साल से पता है ये तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है और ये कभी ना कभी गिरेगी। तो ईरान ने इसकी तैयारी की है अपने होम ग्राउंड पे, उसको पता है कि जंग इधर ही आके मेरे पास आएगी, इसीलिए वो प्रॉक्सीज से खेलता रहा कि ये जंग मुझसे दूर रहे, मेरे इलाके से दूर रहे। लेकिन अब जब प्रॉक्सीज खत्म हुई तो ईरान के होम ग्राउंड पे जंग आनी थी, तो उसकी उसने तैयारी की हुई थी। मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, कैमिकाजे बोट्स, रिमोट कंट्रोल बोट्स, माइंस, मिजेट सबमरीन, ये सब वो चीज़ें हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करती, कंट्रीब्यूट करती हैं, और ईरान ने इन्हीं में इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, इसमें ईरान की जो एक लफ्जिश है या लैकिंग है वो है उसका एयर डिफेंस और एयरफोर्स, जिसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर सका वो, इसीलिए इनको उन्होंने मेरे ख्याल में उस जगह पे इन्वेस्ट कर दिया ड्रोन्स में कर दिया, तो इनको थॉरोफेयर मिल गया, एयरक्राफ्ट जो है जी उसमें कर दिया, तो ये थॉरोफेयर मिल गया इजराइल और अमेरिका को। मैं समझता हूं कि अगर उनके पास एयर डिफेंस और मॉडर्न एयरफोर्स भी होती तो जो कामयाबी अमेरिका और इजराइल को इस वक्त मिली है उसका सिर्फ 20-30% उनको मिलता, और ईरान कन्वर्सली बहुत डैमेज कर चुका होता, जो ईरान ने अभी भी किया है। तो ईरान इसीलिए खड़ा हुआ है। और देखिए, लो कॉस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप खुद बना रहे हैं, आप उसको रिप्लेनिश करते जा रहे हैं। मतलब पैट्रियट मिसाइल्स जो हैं या थार्ड मिसाइल जो 65 पर ईयर बनते हैं, ठीक है, और ये आप 3 महीने में 65 बना लेते हैं ड्रोन्स। तो 20,000 का ड्रोन, 4.5 मिलियन का इंटरसेप्टर, ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर एंड देयर इज नो इकोनॉमी एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ यूएस एंड इजराइल। दैट इज द डिफरेंस एक्चुअली ईरान इज क्रिएटिंग, और इसीलिए ईरान कॉन्फिडेंट है कि मैं खड़ा रहूंगा। अच्छा, अब आप बात करते हैं स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने की। एक मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, ये स्ट्रेटजी चले, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे वहाँ पे अमेरिका के अंदर, चले रैंड कॉरपोरेशन ने उनको सजेस्ट किया होगा अमेरिकन को या व्हाटएवर, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाता, तो उन्होंने सजेस्ट किया होगा जी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है हम लोग, कॉस्ट बेनिफिट अगर हम नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है किसी भी जगह पे इफ़ वी गेट इन्वॉल्व इन एनी कंट्री तो कॉस्ट बड़ी हाई हो जाएगी। और ये डिबेट उधर भी चल रही है, कांग्रेस में भी उनके इश्यूज खड़े हुए हैं, ट्रम्प इज आस्किंग फॉर मोर मनी लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो वो उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, टू डोल आउट दैट मनी। सो वो इशू ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, लेकिन इतना अरसा इंतज़ार क्यों किया अमेरिका ने कि जनाब ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं बन रहे हम लोग, और हमारा इक्विपमेंट मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपेंसिव है, और हमारे जो एनिमीज़ हैं लाइक ईरान, उनके पास तो इस तरह हैं चीज़ें कि जनाब वो तो टके से बिक रही है, ठीक है। देखिए, तो क्यों नहीं किया अमेरिकन लीडरशिप ने जनरली ताकत के जोम में होती है, अच्छा जनरली, और ट्रम्प साहब तो कोई 10-20 गुना ज़्यादा बाकी प्रेसिडेंट से ताकत के जोम में है। ठीक, तो उनको ये है कि जो मेरे पास है, जो इतना इन्वेस्टमेंट मैंने अपने डिफेंस सेक्टर में किया है, इतने मैंने मुआहदे करके दिए हैं, वो सारा मैंने मनी पंप इन किया है अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, तो नाउ इट शुड वर्क, इट शुड ब्रिंग आउट फ्रूट्स। अब यूक्रेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ कोरिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप कंट्रीज़ को अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं जो कि साथ साथ बन रहा है, लेकिन उसकी एक बनने की तो फ्रिक्वेंसी है ना, उस फ्रिक्वेंसी को तो अब जाके इंक्रीज़ किया है जब उन्होंने सारी कंपनियों के मालिक को बुलाया और कहा कि जी आप 100% अपनी प्रोफिशेंसी जो है उसको इम्प्रूव करें जी। तो ये अब इनको समझ आई है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज ऑन देयर पार्ट, कि इनको क्यों अब ये प्रैक्टिकली जाके हार्ड वे में ये लेसन उन्होंने लर्न किया है कि जो हमारे पास है वो काम नहीं आ रहा है अगेंस्ट ईरान जैसे कंट्री को। इनका ख्याल ये था कि हम जो कुछ हमारे पास है वो हेल है, इट इज़ ओके टू ब्रिंग हेल टू एनी कंट्री, एंड मतलब ईरान क्या चीज़ है। तो हम 4 दिन की कैंपेन करेंगे। फरीद ज़करिया के प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि इट वाज रिवील्ड दैट जब प्लानिंग हो रही थी, द डिफरेंस बिटवीन इजरायली एंड यूएस प्लानर्स वाज कि यूएस कहता था हमने 4 दिन की कैंपेन करनी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इजरायली कहते थे नहीं, हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए, और इसीलिए इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया कि आज हम 4th वीक में हैं, और कहाँ ईरान है, कहाँ इजराइल है, कहाँ यूएस है, वी कैन मेक आउट क्लियरली। तो बात यह है कि वो जो गलत अंदाजे थे और जो मिसकैलकुलेशंस थी और जो जोम था वो यहाँ पे उस तरह से फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि तीर निशाने पे नहीं लग पा रहा है इनका। आए तो थे ये एक तीर से 2 शिकार करने।
तो ये बेसिकली इशू है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या पर्शियन गल्फ, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ईरान की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो उसकी सी में है। ये बाकी एयर का, ग्राउंड का, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने अमेरिका को एक थ्रेट दिया है और वो कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आ सकते हो तो आके दिखो। बाकी उनको पता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं और वहाँ जो हालात होंगे। ग्राउंड की क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए ब्रूट्स ऑन ग्राउंड अगर ईरान, इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। it's going to be, I think, catastrophic for any invading force on mainland Iran, because वो इतना वास्ट है कि जो टेरेन है, लेकिन पेनिट्रेशन देख ले वहाँ पे कितनी हुई है हॉस्टाइल जी इंटेलिजेंस। उससे नहीं फर्क पड़ता। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, ओपनली आ रहे हैं, तो फिर उनका अपना एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव होगा जो उन्होंने अचीव करना होगा। दे विल हैव टू ट्रैवल माइल्स, दे विल हैव टू रीच दैट ऑब्जेक्टिव एंड फाइट देयर। और ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि इट कंज्यूम्स एनी इन्वेडिंग फोर्स। जो आप उसको बूट्स ऑन ग्राउंड को रूल आउट कर वहाँ कर रहा हूँ। लेकिन खार्ग आइलैंड जहाँ की बातचीत हो रही है, मैं उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि एक तो पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपने खार्ग आइलैंड पे अटैक करना है और उसको कब्जा करना है तो आप पहले से अनाउंस क्यों कर रहे हैं? आप मतलब ईरान को कह रहे हैं कि तैयारी कर लो उस पर। ईरान इराक वॉर में भी उस पर अटैक हुआ था तो वो कुछ नहीं उसका बिगड़ा था क्योंकि ईरान के डिफेंसेस थे वहाँ, और अब उसने और सब्सटैंशिएट कर दिए हैं। अच्छा, आइलैंड वॉरफेयर में ये होता है ईरान साहब कि आइलैंड वॉरफेयर में आप जा सकते हैं, आप कारपेट बॉम्बिंग करें, जो डिफेंडिंग फोर्स है उसको ख़त्म कर दें और खुद आप वहाँ बैठ सकते हैं, बट देन यू योरसेल्फ बिकम अ सिटिंग डक, बिकॉज जो अब अपोनेंट है उसके पास भी कैपेबिलिटी है आपको अटैक करने की, क्योंकि वो एक 25 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उससे बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, तो यू आर अ सिटिंग डक। तो अगर खार्ग आइलैंड पे अमेरिका करता है तो मैं समझता हूँ कि ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि उनको वहाँ से एविक्ट कर सके।